जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो देखिए, इडुटीरिया ने यहां पे अपना ऑफलाइन टेस्ट बिहार दरोगा के लिए लॉन्च कर दिया है। जी हां, आप यहां पे सेट नंबर 1 देख रहे हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए 15-16 तारीख के आसपास जो है ये सेट कंप्लीट हुआ है। इसका सेट नंबर 2 जो है 21 मई को कंप्लीट करवाया गया है। 21 मई को हो गया है। सेट नंबर 2 भी 1-2 दिन के अंदर मैं आपके सामने जैसे ही हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। उसका नेक्स्ट सेट इसका 28 मई को होने वाला है। एंड उसके बाद का अगर सेट बोले तो 4 जून को होने वाला है। एंड सो ऑन, इसमें टोटल 10 सेट इनके इस सीरीज़ में करवाया जाएगा। 10 सेट ये ऑफलाइन मोड में, ये जो इनके सेंटर से, कोचिंग सेंटर से, यानी जो पटना में है वहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो ये पेड होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये करवाया जा रहा है और हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इस सेट को लगाइए, ये बिल्कुल ही आपको ऑथेंटिक, सबसे बड़ा बात इसमें जो है ना एकदम बाइलिंगुअल है। जो आप लोग परेशान रहते हैं ना, ये एकदम बाइलिंगुअल सेट है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही आपको एकदम परीक्षा वाली फील आएगी और सेट बहुत बेहतरीन है। चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेट का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 10 सेट का अगर आपको सीरीज़ चाहिए तो ये पेड रहेगा। ये पेड रहेगा। ये सिर्फ 111 रुपये का पेमेंट करके आप लोग जैसे जैसे हमारे पास इसका सेट होता जाएगा, हमारे पास अवेलेबल होता जाएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप करिएगा और बोलिएगा भाई हमको ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद 111 का पेमेंट करने के बाद आपको जैसे जैसे सेट हमारे पास आती जाएगी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हो गई बातें। चलिए भाई, यहाँ से देखिए हमारा आ जाता है पहला सवाल। आपके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ जूम। देखिए, सबसे बेहतरीन बात यह है अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। सबसे बेहतरीन इसका चीज़ है। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? महामल्ल की उपाधि इनमें से किस शासक ने धारण की है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महामल्ल की उपाधि की अगर हम बात कर ले, ये धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये किस वंश से था? देखिए, पल्लव वंश का था। ठीक है, पल्लव वंश का ये शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप अंग्रेजी में अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से एकदम है। नंबर 2 देखिएगा, मंदिर बनाने की कला का विकास सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का जो विकास है ये सबसे पहले अगर हम बात कर ले किस काल में हुआ था, तो देखिए गुप्त काल में हुआ था। राइट, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसी में हुआ था। अच्छा, गुप्त वंश का फाउंडर कौन था? तो गुप्त वंश का फाउंडर था देखिए श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सब ध्यान रखिएगा। गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था। ये जब इस राजगद्दी में बैठा था 319 से 20 ईस्वी के आसपास में इसने गुप्त संवत स्टार्ट करवाई थी। नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। किसने यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था? देखिए, पुष्यमित्र शुंग इसको पराजित किया था। यूनानी शासक था मिनांडर, इसको इसी ने, शुंग ने पराजित किया था। और ध्यान रखिएगा, अपने कार्यकाल के दौरान पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया हुआ है। तो ये सवाल पूछता है 2 अश्वमेध करवाने वाला राजा कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ही था। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजगद्दी की बात कर ले भाई, ये कब बैठा था? ध्यान रखिएगा 322 ईस्वी के आसपास में ये बैठा था। फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया है। 20% फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है। चाहे आप 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो या बीपीएससी 7th फेज टीचर वाली जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे फ्लैट 20% का ऑफ दिया जाएगा। कोड एक बार देख लीजिए, RKG11, ये कोड आपको यूज करना होगा, उसके बाद आपको ये ऑफ मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके ऊपर 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा 1 साल के प्राइस में। ये देखिए 7,999 के अंदर में आपको ये मिल जाएगा। इसका फायदा ये रहेगा कि आप स्टोर पे जितनी बैचेस हैं इंडिविजुअल सबका एक्सेस कर पाएंगे। 22 से 26 मई तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, तो इसका भरपूर आप लोग लाभ उठाइए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए बिहार स्टेट यानी एस्टेट वाला जो बैच है हमारा लाइव हो चुका है अनअकैडमी ऊपर में। मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, तो आप पॉलिटी की कोर्स कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, RKG11 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा टू ग्रैब दिस। और अगर आप लोग 26 तारीख से पहले अगर लेते हैं तो 1039 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर लेंगे तो 1299 में आपको ये कोर्स पड़ेगा। और अगर अमीन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, देख सकते हैं, ले सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें, देखिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए भी यहाँ पे बैचेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, सिर्फ 1199 के अंदर में। कोड जरूर यूज करिएगा RKG11, और इस कोड को यूज करने के बाद अभी आपको 20% का फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो 26 मई से पहले इसको आप लोग यूज कर लीजिए। ठीक है, और इसका जन्म अगर हम बात कर ले कब हुआ था, देखिए इसका जन्म हुआ था 345 ईस्वी में।
ठीक है। 345 ईसा पूर्व में, माफ़ कीजिएगा, ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी बैठा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 5 क्या बोल रहा है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुओं का राजा किस वेद में परीक्षित को कहा गया है। देखिए कुरुओं का जो राजा कहा गया है ये अथर्ववेद में कहा गया परीक्षित को कुरुओं का राजा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। देखिए दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे नियुक्त किया था। अगर इसकी हम बात कर ले, दिल्ली का काजी जो है ये इब्न बतूता को इसने नियुक्त किया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वत्ता से काफ़ी प्रभावित होकर दिल्ली का काजी उसको नियुक्त किया था। रहला नामक पुस्तक जो है इसी ने लिखा हुआ है, इब्न बतूता। कहाँ से था, मोरक्को से था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। नंबर 7 में क्या बोल रहा है, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें सिर्फ हिंदी वाला ही आप लोग देखिए, ठीक है। दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है। दीवाने मुख्तराज फिरोज तुगलक यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आप लोग को हो रहा होगा कि सर जो है अगर ये PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, आंसर तो नहीं मिलेगा। देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ आपको PDF जो है वो अलग से पेड ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। पेड ग्रुप में वहाँ पे दिया जाएगा। अब मैं फिर से बता रहा हूँ 9708351194 इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप करिए और 111 का पेमेंट के बाद जो है आपको ऐड कर लिया जाएगा, वहीं पे आपको ये सब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 8 देखिएगा, हाँ सॉरी पहले इसको मैं कंफर्म करा दूं तो दिए गए यहाँ पे ऑप्शंस में सुमेलित कौन सा नहीं है। दीवाने मुख्तराज फिरोज तुगलक ये गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। दीवाने मुख्तराज की अगर हम बात कर लें इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इसने करी थी इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 8 की ओर। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। हरमदल से इसने कब खुद को आज़ाद करवाया था, तो इसने खुद को देखिए 1562 में हरमदल से अकबर ने आज़ाद करवाया था खुद को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसने दास प्रथा का भी अंत किया था 1562 में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 9 क्या है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो भारत का स्वर्ग जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता था अलीवर्दी खां के शासनकाल में, ठीक है। 1740 ईस्वी में बंगाल का ये शासक बना था अलीवर्दी खां, ठीक है। कब बना था, 1740 ईस्वी में बना था और इसके टाइम में काफ़ी बेहतरीन काम भी हुआ है बंगाल में, इसी वजह से बंगाल को जो है स्वर्ग भारत का कहा जाता था। 10 देखिएगा क्या बोल रहा है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। ये किया गया था, देखिए अगर हम बात कर ले वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखिए 1774 से लेके और 85 तक इसका कार्यकाल रहा था, ध्यान रखिएगा। इसी के टाइम में जो है ना कोषागार को जो है राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र किया गया था। नंबर 12 बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू कब से हुआ था। तो बंगाल विभाजन प्रभावी बोल लीजिए या लागू बोल लीजिए भैया, ये कब से हुआ था, तो ये हुआ था देखिए 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। इफेक्ट में उसी दिन से आया था, ठीक है। चलो नंबर 12 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राजा से था। भूमिज विद्रोह, देखिए भूमिज विद्रोह का जो अगर संबंध की बात कर लेना तो ये था झारखंड से, ठीक है। किस राज्य से था, मैंने राजा पढ़ दिया है, माफ़ करिएगा, झारखंड राज्य से था भूमिज विद्रोह, ठीक है, क्लियर। और झारखंड से 2-3 और भी विद्रोह से रिलेटेड रहे थे। देखिए चेरो विद्रोह जो है ये भी झारखंड से रहा था, कोल विद्रोह भी, संथाल, मुंडा, ये सब झारखंड से रिलेटेड ही विद्रोह है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नंबर 13 देखिए, किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिज्ञ हैं। ये स्टेटमेंट किसका था, तो देखिए ये था बंकिम चंद्र चटर्जी जी का ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं और राजनीतिज्ञ हैं। 14 देखिए क्या बोला जा रहा है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी ये बताना है। देखिए इसको प्रकाशित कब किया गया था, साल 1920 में जो है ना इसको प्रकाशित किया गया था, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमीशन की रिपोर्ट को, क्लियर। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग कांड, ठीक है, और इसी के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है। 15 देखिएगा,
भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण इस पुस्तक के राइटर कौन है? इस पुस्तक के राइटर है देखिए सर सैयद अहमद खां जी। ठीक है, इन्होंने ही भारतीय विद्रोह का जो कारण है, इन कारणों की बातें करी हैं अपने किताब में। चलिए, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ है? अलकनंदा और पिंडर नदी जो है, इसकी संगम की हम बात कर ले भाई। देखिए, ये कर्णप्रयाग में इसका संगम है। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्णप्रयाग में मिलता है ये। 17 देखिएगा क्या बोल रहा है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? देखिए, कार्बनिक पदार्थ की जो बहुलता है ना, ये आपको काली मिट्टी मिलेगी। किसमें? काली मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 18 देखिएगा क्या बोल रहा है। आइए जी, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है कौन सी स्ट्रेट? तो इनको जोड़ती है देखिए डंकन पास। कौन जोड़ता है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को डंकन पास आपस में मिलाता है। 19 देखते हैं, नंदा देवी का नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो नंदा देवी का जो नंगा पर्वत है, अगर इसकी हम बात कर लें, ये देखिएगा हिमाद्री हिमालय का ये भाग है। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 देखिएगा, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? देखिए, म्यांमार के साथ जो है ना, अगर हम बात कर लें कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो देखिए 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ टच करती है। कौन कौन सा? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिज़ोरम, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नागालैंड, ठीक है, नागालैंड और फिर मणिपुर। इन स्टेट्स को जो है राज्य इससे टच होता है। 21 देखिएगा, वाराकूम रेगिस्तान कहाँ पे है? वाराकूम रेगिस्तान, देखिए वाराकूम रेगिस्तान की बात करें, ये है भैया देखिए तुर्कमेनिस्तान में। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सटीक बैठता है। ठीक है, नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में देखिएगा विनिपेग झील जो है ये आपको रशिया में नहीं मिलेगा। विनिपेग झील कहाँ पे मिलेगा आपको? तो देखिए कनाडा में मिलेगा। ठीक है, कनाडा में मिलेगा विनिपेग झील। चलिए आगे देखिए 23 नंबर, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टी देश नहीं है? यानी लैंड लॉक्ड कौन सा देश यहाँ पे नहीं है? देखिएगा पलाऊ जो है ये लैंड लॉक यानी भू आवेष्टी देश नहीं है। अंडोरा, माल्डोवा और पलावी जो है ये सारे लैंड लॉक्ड हैं। क्लियर? चलिए नंबर 24 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? देखिए ये आपको कहाँ मिलेगा? तो केरल में मिलेगा पंबा सिंचाई परियोजना। ठीक है, कहाँ पे? केरल राज्य में ये आपको मिलेगा। चलिए नंबर 25 देखिएगा, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन बिहार के किस क्षेत्र में होता है? देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन। सी करेक्ट हमारा होगा। 26 देखिए, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध है ना, किस कर से है, किस टैक्स से है? तो रेखी समिति का जो संबंध है, अगर इसकी हम बात कर ले, देखिए ये आयकर की छूट से है। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हमारा, माफ़ कीजिएगा इनडायरेक्ट टैक्स से है, नॉट रेखी समिति जो है ये अप्रत्यक्ष कर से इसका संबंध है। ठीक है, 26 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। भारत सरकार की कौन सी योजना परियोजना वर्ष 2025 में शुरू नहीं किया गया है? कौन सा योजना परियोजना 2025 में शुरू नहीं किया गया? देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा भारतमाला परियोजना, ये 2025 में शुरू नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2017 में, अक्टूबर 2017 में ही ये परियोजना स्टार्ट हुआ था। नंबर 28 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसको स्थापित किया गया था। ये 1956 से लेके 61 तक चला था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। यह योजना पीसी महानबोलिस मॉडल पर डिपेंडेंट थी, उसी के ऊपर ये आधारित थी। ठीक है, 29 देखिएगा, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा यानी एडुकेशन जो है ये देखिए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, 29 का सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा, बीमा ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नंबर
30 क्या बोल रहा है देखिएगा यहाँ पे, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक में जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 31 संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। तो कर एवं शुल्क जो है 7वीं अनुसूची में लगाने का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। 31 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में देखिए टोटल 8 अनुसूचियां थी, है ना, ध्यान रखिएगा, अभी 12 हो गई हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने वाली सारी बातें हैं। 32 देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रों के आदर्श को जो है हम लोग देखिए प्रस्तावना में देखते हैं, यानी कि किस में देखेंगे, प्रीएम्बल में देखेंगे, ठीक है, प्रीएम्बल में। क्लियर, चलिए भाई आगे देखते हैं। 33 नंबर, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। ठीक है, कौन से फंडामेंटल राइट का ये टारगेट है। तो ये भाई टारगेट है देखिए समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, जो सब एक बराबर हो। ये आर्टिकल 14 से 18 में एग्जिस्ट करता है। 14 में क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब एक बराबर हैं। तो 14 से 18 तक में इन्हीं सारी बातों की बातें करी गई हैं। आर्टिकल 17 हमें छुआछूत से रिलेटेड बातें बताता है कि भाई छुआछूत का निषेध करता है हमारा संविधान, ये सारी बातें इसमें करी गई हैं। ठीक है, 34 देखिएगा क्या बोल रहा है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था, 1978 में। इसी के द्वारा आर्टिकल 74(1) के तहत जो है ये पावर्स इनको मिली हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 35 देखिएगा, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये प्रथम स्पीकर की बात कर ले भाई, देखिए ये थे जीवी मावलंकर जी, इन्हीं के द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है, इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है 1954 में पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तो लेकिन आया तो था, लेकिन ये एक्सेप्ट हुआ नहीं था। हाँ, 36 देखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत प्रदान की गई थी। तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाने की बात कर लें तो ये देखिए 26 जून 2005 को किया गया था। 37 देखिएगा, बिहार में पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व देखिए कौन करेगा, पंचायत सचिव करेगा। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 38 देखिएगा, बहुत लंबा सवाल है जी ये 38, फिट भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा। चलिए अब आ गया फिट, देखते हैं 38 को। देखिएगा, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है। कथन 1 बोल रहा है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग की को दी गई हैं। और कथन बी बोल रहा है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा ठीक है ये बताना है, एप्रोप्रिएट। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी वाला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ध्यान रखिएगा। ओके, तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, ऐसी बातें नहीं है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का ऐसा नहीं है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है। तो पहले सिफारिश करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद उस निर्वाचन आयुक्त को प्रेसिडेंट साहब हटा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 39। 39 देखिएगा क्या बोल रहा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई। देखिए हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है ना, ये 1949 में जो है मान्यता प्राप्त हुई है। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949, ये डेट याद रखिएगा। 40 देखिएगा, पंचायती राज किस सूची के विषय हैं। तो पंचायती राज जो है ये देखिएगा राज्य सूची का विषय है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 41 देखिएगा क्या बोल रहा है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। हरित गृह प्रभाव का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। इसका मतलब है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो
नंबर 42 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। नंबर 42 में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक देखिए कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 43 कार्टाजोना प्रोटोकॉल का रिलेशन या संबंध किससे है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल, बहुत नाम इसका आपने सुना होगा। इसका संबंध है देखिए जैव सुरक्षा समझौते से। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये समझौता देखिए 29 जनवरी 2000 को हुआ था। 29 जनवरी साल 2000 में कार्टाजोना प्रोटोकॉल हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह समझौता प्रभावी 2003 से हुआ था। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 44 क्या बोला जा रहा है। देखिए भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है देखिए सुंदरवन में। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेश तथा समुद्र के ज्वारे वाले भागों में अधिक ये पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 45 देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में पारित किया गया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 46 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा देखिए नेचर क्योर, ये नेचर क्योर जो बुक है ना, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। नेचर क्योर की बात कर ले, ये मोरारजी देसाई ने लिखा है। किसने लिखा है, मोरारजी देसाई। ओके, इन्होंने ये लिखा है। चलिए 47 देखते हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए इनको 1937 ईस्वी में नामित किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। 48 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसके मुख्यालय की बात कर ले, देखिए कहाँ पे है, तो वियना में है, राइट। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 49 देखिएगा क्या बोल रहा है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, है ना। विच इज़ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून। तो चंद्रमा पर उतरने वाला सक्सेसफुली जो स्पेसक्राफ्ट था वो था देखिए लूना 9, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब उतरा था ये, देखिए 21 अक्टूबर, है ना, साल 1968 में ये सक्सेसफुली लैंड किया था ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 50 नंबर। क्या बोला जा रहा है, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है। तो रत्नागिरी का जैसे ही नाम आ गया फट से मार दीजिए, क्या महाराष्ट्र मत मारिएगा, उड़ीसा, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रत्नागिरी मठ जो है वो उड़ीसा में है और प्राचीन काल में यह महावीर बौद्ध मठ था। 51 देखिएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है ये आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के ऊपर में, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड इनमें से कौन सा है। तो वीक एसिड की बात कर ले, देखिए CH3COOH ये जो है एक वीक एसिड है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए 53 निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। इनमें से क्लोरोफिल का घटक जो है कैल्शियम नहीं है। कार्बन मैग्नीशियम हाइड्रोजन ये होता है, कैल्शियम नहीं होता है। 54 देखते हैं क्या बोल रहा है। कार्नोटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। कार्नोटाइट, देखिए कार्नोटाइट जो है ना ये यूरेनियम का अयस्क है, सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल के ऊपर। 55 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार यहाँ पे करना है, इनमें विचार आपको करना है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, ठीक बात है। उसके बाद हमारा बोल रहा है गोल्ड तथा प्लैटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ठीक बात है। और उसके बाद बोल रहा है लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ठीक बात है। करेक्ट जो हो जाएगा 55 का डी हमारा हो जाएगा। क्लियर, चलिए भाई 56 देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। 56 में किस विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो इसका अनुपात क्या कहलाएगा, देखिए इसका अनुपात कहलाएगा विलयन की सांद्रता। ठीक है, 56 का सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली
करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। देखिए लकड़ी के अल्कोहल के रूप में अगर हम बात करें किसको जाना जाता है, तो मेथिल अल्कोहल को जो है लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। 57 का ए करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, 58 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो पौधे के मूल जड़ के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं परासरण, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑस्मोसिस उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग रूट हेयर भी बोलते हैं ना, रूट हेयर यानी जड़ों का केस या बाल। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। 59 नंबर, देखो निम्न में से कौन सा लवक यानी प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। तो ये कौन प्रदान करता है, तो ये देखिए क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 60 देखिए निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। इनमें से फ्लोएम का कौन सा भाग नहीं है, तो देखिए वाहिकाएं जो हैं यानी वेसल्स जो हैं ये फ्लोएम का भाग नहीं है। 60 का डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिएगा, जल संवहन नाल तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। तो ये किसका लक्षण है भाई, तो देखिएगा ये लक्षण है इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है, यानी कि डी एब्सोल्यूट हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 62, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। कौन मदद करता है रक्त का थक्का बनने में, ये मदद करता है देखिए थ्रोम्बोसाइट। कौन करता है, थ्रोम्बोसाइट जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्लियर, चलिए हाँ, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो इनमें से संक्रामक रोग का जो उदाहरण है वो देखिए मलेरिया जो है ना एक संक्रामक रोग का यहाँ पे ऑप्शंस में से एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाला रोग जो होता है इसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। 64 देखिएगा, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। मेहसाना और सुरती जो है ना देखिए कहाँ मिलेगी, गुजरात में आपको मिलेगी। तो हमारा 64 का सी करेक्ट हो जाएगा। 65 देखिएगा, निम्नलिखित पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा आता है। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है देखिए ऑक्सीन, सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। किसने की थी, 1880 में डार्विन ने करी थी। चलिए 66 देखिएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान जो है सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम। 67 देखिए, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी। फोटोन कण की खोज जो है देखिए आइंस्टीन के द्वारा करी गई है फोटोन कण की खोज। तो हमारा 67 का सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिएगा क्या बोल रहा है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें अनचेंजेबल रहेगा, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा, है ना, अनचेंज्ड यही रहेगा। 69, नाभिक रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। तो नियंत्रक छड़ के रूप में देखिए बोरॉन का इस्तेमाल होता है, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम या बोरॉन जो बोल लीजिए, कैडमियम तो ऑप्शन में नहीं है, कैडमियम भी ऑप्शन में होता तो उसको भी मारेंगे हम लोग। 70 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं है। सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, देखिए कार्य, वर्क ये नहीं है, त्वरण, बल ये सब जो है सदिश राशि का एग्जाम्पल है। 71 देखते हैं, चलिए देखिए 71 में क्या बोल रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। तो स्वर धरोहर उत्सव का जो आयोजन है वो देखिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हमारा 71 का सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 72 देखिए क्या बोला जा रहा है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो चुना गया है देखिए, अगर हम बात कर ले व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, यह सम्मान उन्होंने एक व्यंग उपन्यास पागलखाना लिखा है उसके लिए इनको दिया गया है। 73 देखिएगा, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है ये IIT खड़गपुर में इसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक,
74 देखिएगा क्या बोल रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके संबंध में अगर सत्य कथन की हम लोग बात कर लें तो देखिएगा इसमें भारत को 124वां स्थान प्राप्त है, एब्सोल्यूट करेक्ट है। फिनलैंड को फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। डेनमार्क आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है, ठीक है। सारा हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर एब्सोल्युटली मैच्ड, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। साइक्लोन 1 का शुभारंभ जो है देखिए मिस्र के साथ भारत ने मिलकर किया है। 75 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है देखिए अगर हम बात कर ले कहाँ पे हुआ है तो देखिए इंदौर में हुआ है। ये मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, ध्यान रखिएगा। 77 पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है देखिए स्पेन में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 78 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसके संबंध में अगर गलत कथन की बात कर लें, ध्यान रखिएगा छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष स्थान पे है, ये गड़बड़ है, ठीक है। इनमें बिहार का स्थान अंतिम है यहाँ पे अगर हम बात कर लें, और रुकिए एक सेकंड, ये करेक्ट है, माफ़ कीजिएगा, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, बी होगा इसमें, बिहार का स्थान अंतिम है, ये गड़बड़ है, ठीक है। ओके तो देखिएगा इसमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पे है, ठीक है, लास्ट से थर्ड पोजीशन पे है बिहार, लास्ट नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 79 देखिए चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। तो चालू वर्ष 2023 को जो है अगर हम बात कर लें, ये अगर हम बात कर लें तो यस मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है 2023 को मनाया जा रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 80 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है। इनके स्थान की बात कर लें, देखिए 36वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है। 81 देखते हैं, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। इस बुक के राइटर हैं देखिए सुधा मूर्ति जी, बी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, फीफा विश्व कप 2022 संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसके संबंध में गलत कथन की बात कर ले तो देखिए अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम ही गलत है ना, ध्यान रखिएगा। फीफा विश्व कप प्रतियोगिता जो है जो 2022 में हुआ है, ये देखिएगा 22वां एडिशन था, 22nd एडिशन था, एक बात इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब मिला है, ध्यान रखिए, थर्ड टाइम ये जीता है, पहले दूसरी बार नहीं जीता है, ठीक है। चलो 38 देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता की बात कर ले भाई, देखिएगा इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो इसकी अध्यक्षता करी है न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 84 देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है देखिए अगर हम बात कर ले, ये बन गया तमिलनाडु, ठीक है। तो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। 85 देखिएगा, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में देखिए क्रिस हॉपकिंस को जो है रिसेंटली इनको इलेक्ट किया गया है, सी करेक्ट होगा। 86 प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। प्रिट्जर पुरस्कार 2023 जो है देखिए डेविड एलन चिपरफील्ड ने ये जीता है, बी करेक्ट होगा। 87 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। किस कैंट में, है ना, भारतीय सेना के, तो भारतीय सेना के देखिए अहमदाबाद कैंट के अंदर में जो है पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। 88 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इनमें सही सुमेलित की बात कर ले भाई, देखिएगा तोराग्य उत्सव अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। त्रिशुपुरम उत्सव ये तमिलनाडु में नहीं है, केरल में होता है। खराची उत्सव देखिए त्रिपुरा में होता है, ठीक है, त्रिपुरा में होता है। और परशुराम कुंड महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में होता है।
89 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया है, तो ये देखिएगा 2023 तक के लिए इन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। 90 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है, तो IRDAI के अध्यक्ष जो हैं देखिए देबाशीष पांडा हैं, बी एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट हो जाएगा, देबाशीष पांडा। 91 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है, तो इसका थीम विषय जो है देखिए क्लोज द केयर गैप, ये इसका थीम विषय है, ठीक है। 92 देखते हैं हम लोग, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकूला का संबंध किस खेल से है, तो श्रीजा अकूला का संबंध की बात कर ले भाई, देखिए इनका संबंध है टेबल टेनिस से, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 93 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इसके आयोजन की बात कर ले भैया, ये होगा देखिए जापान के अंदर में, ठीक है, बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी में हुआ था, 49वां G7 जापान में है, और फिर ध्यान रखिएगा 50वां इटली में है 24 में, ठीक है। 94 देखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो प्राथमिक घाटा का जो अनुमान है वो है देखिए 7,06,845 करोड़ रुपए का, ठीक है। 95 आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का सही क्रम बताना है, तो ये देश का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 95 का डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 96, अब यहाँ से कुछ मैथ के सवाल हैं, इसका मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व जरूर कीजिएगा खुद से। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मौसा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात करना है, इनका लौसा 180 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 देखिएगा, यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर की बात कर ले वो हो जाएगा 10। 98 देखिएगा, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a² + b² + 2ab। 99 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर हम बात कर लें कौन आएगा भाई, है ना, तो देखिए ये आ जाएगा 238। चलिए आखिरी सवाल है हमारा आज का, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए, तो आपस में बदलना किन दो संख्याओं को चाहिए भाई, तो देखिएगा 6 और 8 को आपस में एक्सचेंज करना चाहिए, ठीक है, तो हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए सेट 1, और इसका स्कोर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कितना आपने इसमें सही किया, आपको ये सेट कैसा लगा है। ये पेड सेट है और इसका जो PDF है ये आप लोगों तक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा पेड रहेगा, ध्यान रखिएगा। 111 रुपये का जस्ट आप लोग पेमेंट करके इसके सारे सेट आप लोग ले सकते हैं जैसे जैसे ये अवेलेबल होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेट में बस इतना ही, धन्यवाद।